Good evening, guys. Welcome to Next Gen IT Courses Private Limited. Today we have session related to CCNP Enterprise and Core plus NRC, and we have our trainer also with us, Mr. Abhinay Tripathi. Hi, sir. Good evening. Hi, sir. Good evening. Hi sir, good evening. Okay. So guys, we can just wait for more 2 or 3 minutes, and then we can start the session because some students are already joining. Okay, so let's wait for 2 or 3 minutes more. Hello everyone. Meanwhile, uh, we are waiting to the next candidate. हम लोग आपस में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि सेशन को कस्टमाइज किया जा सके आपकी रिक्वायरमेंट ऑडियंस कैसी है उसके हिसाब से। तो आप मुझे थोड़ा अपना थोड़ा ब्रीफिंग देना चालू कर दीजिए जब तक बाकी के कैंडिडेट्स आएंगे, फिर हम टेक्निकल उस पर बात करेंगे, कॉन्सेप्ट पर। चलेगा? It will okay? Can we start with Jitin? Yeah, sure. सर मेरा नाम अमित है। स्टार्ट कर सकता हूँ? आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है जी। मेरा नाम अमित है और मैंने ये ज्वाइन किया है फर्स्ट डे का जो भी आपका ये कॉल है। मुझे CCNP के बारे में समझना है इसमें। ओके। जी। तो अमित, आपका पास्ट बैकग्राउंड कैसा रहा है टेक्नोलॉजी को लेकर? आपने सीसीएनए कैसे किया, कब किया, करेंटली क्या प्रोफाइल देख रहे हो आप? वर्किंग में हो या आगे केवल स्किल, इस स्किल को अपग्रेड करने के बाद आप कैरियर देख रहे हो, कैसा है? जी, तो मैं सेल्स में काम करता हूँ अभी और सेल्स में है? जी। ओके। सो मैं CCNA कर रखा है और CCNA करने के बाद अब मुझे सर्टिफिकेशन भी उसका करना है सो दैट कि ओके। मैं चेक कर पाऊँ कि मेरा नॉलेज कैसा है उसमें। देन ये ओके। CCNP वाला मैं CCNA का सर्टिफिकेशन अभी करने का प्लान है और उसके बाद फिर उसके बेस पे मैं जॉब इंटरव्यूज देना स्टार्ट करूंगा। सो ओके। मुझे अपने कुछ फ्रेंडों से पता चला कि आप अगर सिर्फ CCNA के बेस पे जॉब के लिए इंटरव्यू देते हो तो वो एनफ नहीं है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे थोड़ा सा एडवांस भी एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता हो। सो कंसिडरिंग दैट कि मैं CCNP का नॉलेज लेना चाहता हूँ, ये मेरा अभी का प्लान है और आगे मैं नेटवर्किंग में मूव होना चाहता हूँ सर। सेल्स का आपको कितने समय का एक्सपीरियंस हो गया? सेल्स का मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है सर। मैं टेक्निकल में आना चाहता हूँ क्योंकि मैंने पॉलिटेक्निक किया था। 2020 का पास्ड आउट हूँ मैं पॉलिटेक्निक। तो कुछ दिनों तक जॉब किया, फिर उसके बाद कुछ दिन जॉब नहीं भी किया, तो अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ लेकिन साइड बाय साइड में पढ़ भी रहा हूँ किसी तरह समय निकाल के। तो CCNA मैंने कंप्लीट कर लिया है अपना सिलेबस, तो अब मैं ओके। उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि सर्टिफिकेशन कर लूँ उसका। ओके, ग्रेट। जी सर। ठीक है, थैंक यू अमित जी। थैंक यू सर। अभिरेंद्र द्विवेदी। हाय सर, गुड इवनिंग। मैं वीरेंद्र द्विवेदी, मैं कानपुर से हूँ सर, और राइट नाउ ग्रुप ऑफ जेके सीमेंट में वर्किंग हूँ एज अ आईटी एसोसिएट हेल्पर। और मैं स्विच करना चाहता हूँ फॉर न्यू पोजीशन, वांट टू बी अ नेटवर्क इंजीनियर। जैसे कि मैं पहले जॉब कर चुका हूँ एज अ आईटी एंड हेल्प डेस्क सपोर्ट पे मैं वर्क कर चुका हूँ पहले डीजीवे नेट प्राइवेट लिमिटेड में। ठीक है। बस बाकी डिटेल्स मैंने जसप्रीत सर को ऑलरेडी कॉल पे डिस्कस हो चुकी हैं, अपडेट कर चुका हूँ। सो ओके। ओके। आपको ज़्यादा बेटर जो उन्होंने भी नोट डाउन किया होगा वो आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओवरऑल कितना एक्सपीरियंस है, बस मुझे ये बोल दो। 5 years। 5 years। ठीक है, थैंक यू।
then Jitendra, जितेंद्र और पी कुमार, एनीवन, सागर, राहुल। Yes, sir. You can, start your introduction and you can continue the session with the CCNP Enterprise. ओके सर, थैंक यू। मेरा नाम अभिनय त्रिपाठी है और मुझे 10+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस नेटवर्क चैलेंजेस को डील करने का है। मैंने 2010 में अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ नेटवर्क इंजीनियर विथ वेलोसिस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा। उसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में आईटी लीड कम आईटी इंचार्ज रोल पर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल किया है, जिसमें उनके अराउंड 300 to 400 साइंटिस्ट हैं। तो उस प्रोजेक्ट का जितना ओवरऑल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्वर है, राउटर्स है, स्विचेस है, फायरवॉल है, इन सब को, वाईफाई डिवाइसेस हैं, इन सब को ऑर्गेनाइज हेल्दी रखना, नेटवर्क ग्लिच को बचाना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता था। रिसेंट प्रोजेक्ट मैंने एक क्वांटम ब्रॉडबैंड कंपनी है जिसके पास मिलिट्री और पावर ग्रिड का प्रोजेक्ट था, तो उनके साथ भी मैंने अपने नेटवर्क स्किल्स का सपोर्ट दिया है, जिसमें नोकिया प्रोडक्ट मुझे यहाँ पर देखने और काम करने मिला। तो नोकिया के राउटर्स और जूनिपर के राउटर्स मिलिट्री ज्यादातर सिस्को के ऊपर नहीं थी, तो नोकिया और जूनिपर राउटर्स के साथ काम किया। एम्पलीफायर, रिपीटर्स, पावर ग्रिड का सिनेरियो अलग था, उनके डिवाइसेस अलग हैं। तो एक वाइड रेंज ऑफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन और नेटवर्क चैलेंजेस, नेटवर्क डिप्लॉयमेंट को मैंने देखा है। एज वेल एज अभी लास्ट 3 to 4 ईयर से क्लाउड सर्विसेज के ऊपर मैं मूव कर रहा हूँ, वहां पर अपनी सर्विसेज देख रहा हूँ क्लाउड एंड डेवऑप्स के ऊपर। तो अभी कहना चाहिए तो एक हाइब्रिड प्रोफाइल है मेरे पास, जिसमें नेटवर्क और क्लाउड ऑपरेशन इस तरीके का हाइब्रिड जॉब रोल है। ये मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी आगे कन्वर्जेशन में, कि अभी थोड़ा सा इंडस्ट्री, जब आप एक सीनियर लेवल पर पहुंचते हो तो बहुत कोर केवल सीसीएनए सीसीएनपी तक कर लेने से आप बहुत रोबस्ट या बहुत डिमांडिंग नहीं रह सकते हो। तो एक लेवल तक ग्रोथ मिलती रहेगी, स्विच होता रहेगा, लेकिन जब तक आप नए अडॉप्शन, वो चाहे कोर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हो, आइदर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जो टेक्नोलॉजी रिलेट करती है नेटवर्क इंडस्ट्री को, लाइक क्लाउड। तो यदि जब तक आप ऐसे स्किल्स को अप टू डेट नहीं रखेंगे इनटू योर हैंड, इनटू योर स्किल्स एज वेल एज इन योर सीवी, तो एक एक स्लो डाउन आ जाता है करियर में एक टाइम के बाद। तो यदि आप वो स्लो डाउन नहीं चाहते हैं, अपने करियर के ऊपर ब्रेकर्स नहीं चाहते हैं, तो आपको ग्रेजुअली नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और उस इंटेंशन से अपने आप को फोकस्ड रखना पड़ेगा। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट मी। एंड अमित जी से मेरी बात हुई सबसे पहले। तो अमित जी ने कैसा बोला है, बहुत सारा केस आपके साथ भी ऐसा होगा कि आप लोगों ने सीसीएनए किया होगा, और चूंकि इंडस्ट्री में डिमांड होती है, जब कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है तो वो ज्यादातर फोकस्ड करती है कि एक ऐसे कैंडिडेट को ऑप्ट करें जिसके पास सीसीएनए का ग्लोबल सर्टिफिकेशन हो। ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कंसिडरेबल है, लेकिन यदि आपने सीवी में मेंशन कर दिया कि यू आर ग्लोबली सर्टिफाइड और यू हैव अ सीसीएनए सर्टिफिकेशन, तो थोड़ा वेटेज, सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कैसा था हमारे जमाने में, इन दैट इरा 2010 to 2020, कि जो पाथ होता था, वो पाथ कैसा था, वो पाथ था कि पहले आप सीसीएनए करिए। हालांकि उसके पहले भी एक छोटा सा सर्टिफिकेशन था, पहले ICND 1 और ICND 2, लेकिन अभी ICND को इग्नोर कर दीजिए। ICND के बिना भी आप सीसीएनए पर लैंड कर सकते थे। फिर सीसीएनए करने के बाद ही आप सीसीएनपी कर सकते थे, और सीसीएनपी करने के बाद ही आप सीसीआई कर सकते थे। तो ये एक
जनरल पाथ हुआ करता था, लेकिन अभी सिस्को ने कैसी अपॉर्चुनिटी, मतलब इस पाइपलाइन को ब्रेक कर दिया है कि विदाउट सीसीएनए आप सीसीएनपी नहीं कर सकते। दिस प्रोसीजर हैज बीन डिमोलिश्ड। अभी ये काम नहीं करता है, आप डायरेक्ट सीसीएनपी कर सकते हो। तो अमित जी, यदि आप सीसीएनए का कर रहे हो तो देखो, आप सीसीएनए करोगे अभी, जिसके लिए आप अराउंड $300 पे करोगे, एग्जाम प्लस जीएसटी। तो ये जितना भी जाएगा $300 और प्लस जीएसटी, तो वो कुछ $54 फिर और जुड़ जाता है। तो रादर देन आप सीसीएनपी को कर सकते हो इन $400, है ना। तो आपके पास एक लेवल आप भी हो गए, और एक्स्ट्रा $100 पे आप एक नया सर्टिफिकेशन कर ले जाओगे। तो अभी के सिनेरियो और सिचुएशंस के हिसाब से मैं यही बोलूंगा कि सीसीएनए करने के बाद देखो, 3 साल के बाद आपका सीसीएनए का सर्टिफिकेशन एक्सपायर होगा, और इंडस्ट्री आप एक्सपीरियंस होंगे, बड़े होंगे, तो सीधी सी बात है, केवल सीसीएनए के सर्टिफिकेशन से इंडस्ट्री सेटिस्फाइड नहीं होगी। दे विल आस्क अबाउट द सीसीएनपी सर्टिफिकेशन प्लस सम अनदर सर्टिफिकेशन, फॉलो अल्टो 48 और SD-WAN लाइक दैट। तो उससे अच्छा ये है कि अभी हम $3 यहाँ इन्वेस्ट करें, फिर $4 हम यहाँ इन्वेस्ट करें, $400 प्लस $300 मोर। मैं आपको ये बताता हूँ ये क्या चीज है। सीसीएनपी करने के लिए आपको बेसिकली ये $700 लगेंगे, राइट। तो अभी इस सिचुएशन के हिसाब से बेहतर क्या है, आप खुद डिसाइड कर सकते हो। मैं इंसिस्ट नहीं करूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्ट सीसीएनपी करिए, लेकिन जो एक लॉजिक बिल्ड हो रहा है वो यही है कि सीसीएनए करिए, और 1.5-2 साल बाद, या जब ये एक्सपायर हो, उस वक्त आप फिर सीसीएनपी पर स्विच करिए, और फिर 400 दीजिए, और फिर उसके बाद आप 300 और पे करिए। उससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट सीसीएनपी कर लो, क्योंकि अब ये लिमिटेशन ब्रेक हो गई है कि आपको सीसीएनए करना जरूरी है। ओके, तो आप सिस्को के साइट्स पर जाके इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो, प्रोसेस को देख सकते हो, जो भी एग्जाम सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे बात कर सकते हो, पियर्सन व्यू के सेंटर पर बात कर सकते हो यदि ऑफलाइन दे रहे हो तो, और यदि ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन आप खुद से भी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। डन। यहाँ पर कोई सवाल किसी को? यस सर, डन डन, थैंक यू। ठीक है। अभी अब हम बात करते हैं सीसीएनपी की। तो सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल, तो अभी इसके इनिशियली जो सर्टिफिकेशन है ना, पहला सर्टिफिकेशन क्या है, इनकॉर है, राइट, जो आपको कंपलसरी है, राइट। और प्लस फिर एक आपको एडिशनल सर्टिफिकेशन लेना है एज पर योर रिक्वायरमेंट, कि आप किस पर्टिकुलर डोमेन को इनहांस करना चाहते हो। राउटिंग स्विचिंग में ही करना चाहते हो तो आप ENSRI कर सकते हो। आप यदि SD-WAN की तरफ जा रहे हो तो SD-WAN ले सकते हो। आप सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हो तो वो अलग ले सकते हो। लेकिन ये सब तभी कर सकते हो जब आपके पास इनकॉर का सर्टिफिकेशन हो। मतलब सीसीएनपी केवल एक करने से नहीं कहलाएगा पूरा, राइट। इसलिए मैंने यहाँ लिखा था कि सीसी एनकॉर के लिए आपको 400 पे करने हैं, और फिर जो आपका स्पेशलाइजेशन ट्रैक होगा, इवन दो वो राउटिंग भी होगा, तो आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। तो ये कहना चाहिए, तो ये एक बेसिक फंडामेंटल हो गया सीसीएनपी के लिए, जिसमें ओवरऑल सारी टेक्नोलॉजी आपको, मोर देन दैट सीसीएनए थोड़ा सा मिलेगा, और थोड़ा सीसीएनपी कवर होगा। मतलब एक थोड़ा ऐसा सिचुएशन बनाया गया कि लड़के सीसीएनपी के 2 पेपर करें, ताकि थोड़ा सा फाइनेंशियली हम ज्यादा सर्टिफिकेशन दे पाए बच्चों को। तो एनकॉर करना जरूरी है, और यदि राउटिंग में ही रहना है तो उसके बाद ये, और उसके अलावा यदि और भी कोई सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हो। तो सिस्को सर्टिफिकेशन पास यदि आप देखेंगे, अच्छा ये
ये एक्सपर्ट्स लेवल का है। इसके पहले हम वेबसाइट पे चलते हैं। एक्सप्लोर CCNP एंटरप्राइज, CCNA, CCNP। तो अपने जो सर्टिफिकेशन है, दो सर्टिफिकेशन है। एक है आपका एनकॉर, दैट इज नोन इज 350-401। मैं इसका ब्रीफ में आपको, कोई मैसेज है, हम बात देख लेते हैं मैसेज को जरा, टेक्स्ट। तो ये आपका एनकॉर हो गया, जिसमें बेसिकली जो वेटेज वाइज है, जो सर्टिफिकेशन के लिए यदि आप लोग प्लान कर रहे हो तो 50% जो वेटेज है वो आर्किटेक्चर का है, जिसमें जो डिजाइन आर्किटेक्चर है, जिसमें आप 2 टीयर 3 टीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर डिजाइन करते हो। डेटा सेंटर लेवल की प्लानिंग क्या होती है, कैसे उसकी कैपेसिटी प्लानिंग होती है। तो Tier 2 आर्किटेक्चर और Tier 3 आर्किटेक्चर डिजाइन करना। अभी इसको थोड़ा सा नए वर्ड स्पाइन और लीफ बोल दिया गया है। तो उस तरीके के आर्किटेक्चर के लिए बात करना, ये आपका बेसिक चैप्टर होगा इसके ऊपर। रेडिडेंसी आप कैसे मेंटेन करते हैं, यदि आपके एक ISP का एक साइड के लिंक का नेटवर्क डाउन होता है, एक लिंक डाउन होता है, तो फिर आप रेडिडेंसी कैसे मेंटेन कर पाएंगे। तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है, FHRP है, SSRP है, GLBP है, VRRP है, इन सारे टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात करना ये फंडामेंटल रहेगा। WLAN का डिप्लॉयमेंट, उसका प्रोसेस क्या है, इसके ऊपर बात किया जाएगा। देन आप सभी लोग अभी बहुत, यदि आप नेटवर्क बैकग्राउंड और नेटवर्क इंडस्ट्री में देख रहे होगे, तो अभी सारी प्रोफाइल्स, ज्यादातर प्रोफाइल्स का जो कंसिडरेशन है या कंपनी देख रही है, वो क्या देख रही है कि बच्चे के पास थोड़ा सा SD-WAN लेवल का भी नॉलेज हो, SD-WAN आर्किटेक्चर पता हो, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में पता हो, उसके फंडामेंटल्स के बारे में बताओ। बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज ना हो, लेकिन फिर भी उसके बारे में उसको आइडिया होने से वो जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर, नए राउटर्स आ रहे हैं, सीरीजेस ऑफ राउटर्स आ रहे हैं, स्विचेस आ रहे हैं, वो कैसे मैनेज होंगे, वो किस कैटेगरी के स्विचेस राउटर्स हैं, इन सब के बारे में आपको पता रहे। तो ये एक SD-WAN बहुत डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है, जो आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू रोड मैप जैसा मिलेगा। फिर आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, आपका जो ट्रैफिक है, आप उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, उसकी प्रायोरिटी कैसे सेट कर रहे हैं, पॉलिसी कैसे सेट करेंगे कि भाई मेरी जूम मीटिंग या जो मेरी कॉन्फ्रेंस है या वीडियो कॉल्स हैं, उसकी कितनी प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसको मेरे पर्टिकुलर बैंडविड्थ की कितनी बैंडविड्थ यूटिलाइज करने की अलाउनेस होनी चाहिए, कौन से ट्रैफिक को पहले प्रायोरिटी देना है, कौन से ट्रैफिक को बाद में प्रायोरिटी देना है। तो आप इस तरीके के क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के ऊपर बात करेंगे। देन हमारा जो टेबल होता है, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड एंड राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड, पैकेट फॉरवर्डिंग किस मैकेनिज्म से होती है, कैसे होती है, इन सब के ऊपर बात की जाएगी। अगला जो टॉपिक है इनकॉर के अंदर, वो वर्चुअलाइजेशन के ऊपर है। चूंकि वर्चुअलाइजेशन अब कोर नेटवर्किंग में भी आ रहा है, कोर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी भी, अभी देखिए आप यदि सुन रहे होंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, तो राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, ये सब वर्चुअलाइज हो चुके हैं क्लाउड इन्वायरमेंट में। वहां सब कुछ फायरवॉल वगैरह आपको वर्चुअल इंस्टेंस मिलेगा। तो वर्चुअलाइजेशन क्या है, ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। बहुत ज्यादा डीप ड्राइव नहीं करना है, लेकिन वर्चुअल मशीन क्या है और हाइपरवाइजर क्या होता है, वर्चुअल स्विचिंग क्या टेक्नोलॉजी है, SVI लाइक दैट, ये सब आपको यहाँ पर कवर करने को मिलेगा। फिर वर्चुअल राउटिंग फॉरवर्डर क्या है, GRE इनकैप्सुलेशन कैसे होता है, इसके ऊपर बात की जाएगी। VXLAN
VLAN को कैसे एक्सटेंड करना है लेयर 3 के ऊपर, ये प्रोसीजर्स आप यहाँ समझेंगे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर 30% जो सबसे बड़ा वेटेज है, जो हमारा कोर पार्ट होता है किसी भी प्रोग्राम का, चाहे आप वो एनकॉर पर जाइए या INSRI पर जाइए। तो इसमें आपको EIGRP, OSPF मिलने वाला है। BGP का इंट्रोडक्शन पार्ट है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं है। जो मोस्ट फोकस्ड प्रोग्राम रहेगा वो यहाँ पर EIGRP और OSPF के ऊपर होता है। BGP थोड़ा फंडामेंटल के हिसाब से कवर किया जाएगा। और फिर बात होगी आपके स्विचिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर। IP सर्विसेज में आपको NAT है, PAT है, HSRP, VRRP, जो ऊपर भी थोड़ी सी बात हुई थी रेडिडेंसी की, वो यहाँ पर भी कवर है। फिर आपके मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल्स हैं, इनके ऊपर बात होनी है। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर कैसे करना है, ट्रबल शूट कैसे करना है, तो सिसलॉग सर्वर, डिबगिंग, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर करना है। सिक्योरिटी वाले पार्ट में आपको AAA का ऑथेंटिकेशन, AD वगैरह की बात करना, ACL, ये सारा सिक्योरिटी पार्ट यहाँ पर कवर होगा। ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन में बेसिकली जो आपको एनसिबल है, सेफ है, पपेट है, पाइथन है, रेस्ट API है। विद द हेल्प ऑफ द प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आप अपने नेटवर्क को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग पाइथन, यूजिंग जेसन, यूजिंग एनसिबल। ये एक ऑटोमेशन वाला पार्ट की मुझे नंबर ऑफ राउटर्स का, सपोज मेरी 100 ब्रांचेस है, मुझे 100 ब्रांचेस का डेली बैकअप करना है। तो अभी मैं रोज उस पर केबल लगाऊं, TFTP कॉन्फ़िगर करूं, फिर बैकअप लूं, तो एक रिस्क टास्क हो जाएगा। तो उससे कैसे अवॉइड किया जाए, उसके लिए ऑटोमेशन लेकर आया गया। तो ये ऑटोमेशन वाला पार्ट यहाँ पर है। लेकिन ये अभी कैसा एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा है कि ये ऑटोमेशन अब पूरा का पूरा हैंड ओवर हो रहा है SD-WAN के लिए। तो यदि आपको SD-WAN आ जाता है तो फिर आपको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली, राइट। एनकॉर के टॉपिक पे कुछ डिस्कशन करना है। सर थोड़ा ऑटोमेशन के बारे में बताइए। और ऑटोमेशन बेसिकली कैसा है कि देखिए, अभी मुझे सपोज मेरा LSA है और मुझे क्या करना है, मुझे मेरी 100 डिवाइसेस के सीरियल नंबर उठाने हैं, या मुझे क्या करना है कि मुझे 100 राउटर्स हैं, मेरी 100 साइट्स हैं, और उन सारे साइट्स का मुझे इंटरफेस का स्टेटस कैप्चर करना है। कैसे किया जाए? by the using tools like PRTZ, etc. Whatever you want. राइट। तो इन जनरल पहले क्या है, इसके पहले यदि आप एक मैनुअल प्रोसेस देखेंगे तो उस साइट पर आपके पास क्या होना चाहिए, एक इंजीनियर होना चाहिए। वो क्या करेगा, कंसोल वगैरह लेगा। आप टेलनेट से भी कर सकते हो, राइट। लेकिन आप यदि टेलनेट भी कर रहे हो तो आपको उन 100 राउटर्स पर क्या करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा, और फिर उस स्क्रीनशॉट को, सीरियल नंबर को, या किसी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा। ऑटोमेशन आपको क्या अलाउ करता है, आपके जो डे टू डे टास्क हैं, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, या काइंड ऑफ सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है कि भाई मुझे हर राउटर पर लूप बैक इंटरफेस 100 बनाना है, तो वो मैं सिंगल शॉट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी। Either it could be possible with the Python script, it could be using the Ansible also. ओके। तो रिपीटेटिव टास्क को आप किसी टास्क को रोज कर रहे हैं, बेसिक मॉनिटरिंग, बेसिक लॉग इकट्ठा करना, लॉगिंग प्रोसेस, तो विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन हम इसको एक लेस देन मिनिमम लेवल ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन परफॉर्म कर सकते हैं यदि हम ऑटोमेशन को जानते हैं। ऑटोमेशन पर लाइक पाइथन या जो एनसिबल की सबसे ज्यादा डिमांड होती है, पपेट और शेफ तो थोड़ी अवॉइड है, लेकिन सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग है, यदि पॉइंट ऑफ इंटरव्यू की बात करूं या स्किल्स की बात करूं, तो यदि आपके CV में पाइथन फॉर द नेटवर्क इंजीनियर और यदि एनसिबल लिखा है तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ओके।
सर एक बात पूछनी थी। आपने यहाँ पे एपीआई के बारे में लिखा है, रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई। तो उसको जैसे इनवर्ड अगर रहता है तो उसको अपन ट्रेस कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वहां से ट्रेस रूट तो कोई मिलता नहीं है। जो पैकेट्स आ रहे जा रहे, तो एक वाटर शार्क का देखिए, जो हम वैसे कुछ कर हम ना सकते हैं? कैसा, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसको यदि हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे ना, तो ये सारी प्रोसेस एग्जैक्ट किस सिनेरियो में जा रही है, किस तरीके से हो रही है, और इसको ट्रबल शूट इस लेवल पर इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, जब हम इसका एग्जैक्ट सिचुएशन सिनेरियो विद द लैब करके करेंगे, तो उस वक्त आपके ये डाउट्स खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। इन जैसे पैकेट ट्रेसर का जो मामला है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो उनके सर्वर से पिंग तो दिखाई देते हैं, बट पैकेट्स जो है वो पुशअप नहीं होते। तो सर ऐसे सिचुएशन में दोनों साइड से नेटवर्क को प्रॉब्लम ये जाता है कि कहाँ से एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, उसको ट्रेस आउट कैसे करेंगे? हम एनकॉर और ये आपका जो टीएनआरएसआई है, इसको हम पैकेट ट्रेसर में परफॉर्म कर ही नहीं सकते। आपको जो बेसिक सीसीएनए लेवल की मिनिमम लैब्स हैं, जो ओएसपीएफ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, बेसिक ईआईजीआरपी कॉन्फ़िगरेशन है, बेसिक वीलैन कॉन्फ़िगरेशन है, पैकेट ट्रेसर केवल वहां तक कैपेबल है। उसके आगे यदि आप हाई एंड ट्रबल शूटिंग देख रहे हो, मॉनिटरिंग देख रहे हो, और सीसीएनपी लेवल के सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो कोई भी लैब हम वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको ईवेमजी या जो अदर प्लेटफॉर्म्स हैं वर्चुअलाइजेशन के, सिम्युलेटर के, हम वहां पर आपको हैंड्स ऑन सारा कुछ करके प्रैक्टिकल्स देंगे। आपसे भी प्रैक्टिकल्स, जो ट्रबल शूटिंग आपके मन डाउट्स आ रहे हैं या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल हो रहे हैं, उसको 1 to 1 भी अपन डिस्कस करके शॉर्ट आउट करेंगे। अभी देखो, मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा क्लू देता हूँ। हमने यहाँ पढ़ा कि हमें रेडिडेंसी चाहिए। अब जब आप सिस्को पैकेट ट्रेसर इस्तेमाल करते हैं, तब आप वहां पर एचएसआरपी तो चला लोगे, क्योंकि एचएसआरपी सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, लेकिन आप वहां पर वीआरआरपी अप्लाई नहीं कर पाओगे। और एक एमएनसी लेवल पर, मल्टीनेशनल कोई भी कॉरपोरेट में, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप केवल एचएसआरपी अपने सीवी में लिख दोगे तो आपको वो आपकी रेजिडेंसी मान के आपको इंटरव्यू कर लेगा। तो इसमें नंबर ऑफ थिंग्स, पैकेट ट्रेसर की क्या लिमिटेशन है, वो सिस्को प्रोप्राइटरी है। तो वहां पर सिस्को प्रोप्राइटरी के अलावा जो दूसरी टेक्नोलॉजी है, जो ओपन स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है, वहां पर उसका सपोर्ट कम हो जाता है। तो हम वो प्रैक्टिकल्स कर नहीं पाते। वो प्रैक्टिकल्स नहीं कर पाते तो उसका कॉन्फिडेंस और इंटरव्यू में हमारे डेंट होता है, हम उतना परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये केवल एक ओवरव्यू है कि हम क्या क्या टेक्नोलॉजी कवर करेंगे। ये सारा सिलेबस आप सिस्को की साइट पर जाके देख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप इसमें से हर एक टेक्नोलॉजी, हर एक लैब को हम परफॉर्म करके करने वाले हैं, देखने वाले नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में कौन सा फायरवॉल यूज कर सकते सर, जो हैं। लेटेस्ट सर है वो? देखिए, यदि हाँ लेटेस्ट तो देखो सर, सभी हैं, सभी अपडेट और अपग्रेड हो जैसे रहे हैं। डेटा सेंटर लेवल पे? हाँ, डेटा सेंटर पर सर मोस्ट रिकमेंडेड जो अभी मार्केट बोल रहा है, वो पालो अल्टो बोल रहा है और फोर्टिनेट बोल रहा है। आपका जो फ्लेवर है, पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है? यदि पहले कभी फोर्टिनेट का डिप्लॉयमेंट रहा है आपके पास, तो आप फोर्टिनेट कर सकते हो, और यदि बहुत अच्छा जा सकते हो तो पालो अल्टो वुड बी द बेस्ट। हम लोग सिस्को पे काम कर रहे हैं अभी ऑलरेडी। हम्म और आप टिकट एफटीजी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन यदि आप डेटा सेंटर लेवल और मार्केट के फ्लो की बात करते हैं ना, तो मार्केट का जो रुझान है वो नंबर 1 पर पोलो अल्टो है, नंबर 2 पर फोर्टिनेट है, नंबर 3 पर सिस्को, और बाकी फिर चेक पॉइंट और ये फर्स्ट सब नंबर पे कौन सा नाम बताया सर? पोलो अल्टो। यूजर फ्रेंडली है वो? बहुत अच्छा है। अच्छा। Gold। इंटरफेस तो आपको सबका, मतलब बहुत ज्यादा चैलेंज आपको किसी के साथ नहीं जाएगा। आप पोलो अल्टो पे लॉग इन कर लीजिए, आप फोर्टिनेट पर कर लीजिए, तो ऑप्शंस और टेक्नोलॉजी आपको सेम प्लेटफॉर्म मिलेगी। बस थोड़ा सा इंटरफेस
और उनके जो अपने प्रोप्राइटरी फीचर्स हैं, उनकी जो रिकमेंडेशंस है, केवल उसी में आपको थोड़े चेंजेस मिलेंगे। बाकी जो एक जनरल नेटवर्किंग प्रोसेस है कि पैकेट कहाँ पर फिल्टर होगा, लेयर 7 पर फिल्टर हो रहा है, राउटिंग कहाँ हो रही है, लेयर 3 पर हो रही है, वीपीएन क्या है, कौन से एल्गोरिदम्स है, तो वो तो हर एक बेसिक फंडामेंटल हर एक फायरवॉल सेम सिनेरियो को फॉलो करेगा। ओके। यदि मैंने आपको इसलिए पूछा, मैं भी 7 दिन से एक एपीआई पे काम कर रहा हूँ, और जहां तक लेवल 2 लेवल 3 के लेवल्स के इंजीनियर सब कुछ अभी काम कर रहे हैं वहां पे, लेकिन फिर भी पैकेट ट्रेसर के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, आप मुझे उसके लॉग्स या कुछ सिचुएशंस दोगे तो मैं उस पर ट्रबल शूट एक्चुअली कर। कैसा हो रहा है सर, जो दोनों राउटर जो है ना वहाँ पे हैंडशेक तो हो रहा है, बट जैसे हैंडशेक हो रहा है वो जो पैकेट्स है वैसे ही तुरंत डिलीट हो रहे हैं। ठीक है, और टेक्नोलॉजी राउटिंग या जो नहीं नहीं पॉलिसीज नहीं, लगाई एक्चुअली हैं। ये एपीआई इनवर्ड है, ओके। बैंकिंग सेक्टर है, एपीआई इनवर्ड है, इसलिए हमारे पास जो है, हमारे पास एक मशीन के अलावा या फायरवॉल के अलावा कुछ नहीं है। और हम्म। वहां से पैकेट्स भेज रहे हैं, यहाँ से भी हैंडशेक हो रहा है, बट वो पैकेट्स कहीं ना कहीं ड्रॉप्स हो रहे हैं। तो एक बार आप फायरवॉल पे पॉलिसीज चेक करवाइए, क्योंकि वो ये जो भी चेक जनरल किया सर, बिहेवियर। वो भी वहां से भी पैकेट्स आ रहे हैं, यहाँ फायरवॉल पे भी, सिस्को का फायरवॉल है। हम्म। हम्म। अभी कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है 7 दिन से। हम्म। तो ऐसा कुछ जरिया मिल सकता है, जैसे हमने वाटर शार्क का भी इंस्टॉल किया अभी पैकेट्स के लिए, तो ऐसा और हम्म। कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम लोग वहां से लेके यहाँ तक के, मतलब उनका राउटर और हमारी मशीन वहां पे ट्रेस आउट कर सकते हैं, ऐसा कुछ है सिस्टम? इसके लिए फिर कैसा कर सकते हैं कि आप दोनों एंड पर वायर शार्क अप्लाई करिए। ठीक है, हाँ, और फिर उन दोनों का जो आउटपुट है, वो कुछ टूल्स हैं जो कंपैरिजन करके भी देते हैं। राइट, आप उस टूल पर दोनों वही फाइल्स सर, वही अपलोड। मैं वही टूल की बात कर रहा हूँ, ऐसे कुछ मतलब जो अभी अगर कुछ नए टूल्स वगैरह आए होंगे जो पैकेट ट्रेसर के लिए है, तो ऐसे कुछ टूल्स है? पैकेट ट्रेसर के लिए तो सर देखो, लॉग मॉनिटरिंग करना है तो वायर शार्क इज द बेस्ट टूल, जो आपके हर एक इंसिडेंट को क्या करता है, कैप्चर करता है। ठीक है। ऑलरेडी डाला है सर वो। हाँ, लेकिन अभी कैसा, आप अपने एंड का वायर शार्क देख रहे हो, सेकेंड एंड का वायर शार्क क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, वहां किस तरीके के पैकेट स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा यदि आप ट्रबल शूट कर रहे हो, तो जैसे मैं इसको थोड़ा सा ले लेता हूँ। एलिब्रेट कर दीजिए। तो सपोज आपका ये एक राउटर है R1। ठीक है, और ये आपका R2 हो गया, साइट 2 हो गया, साइट 1 साइट 2, राइट। अब आपने जो वायर शार्क यहाँ अप्लाई किया ना फॉर द वायर कैप्चर, ठीक है, हम्म तो हम्म वो इस इंटरफेस से जो ट्रैफिक जा रहा होगा और आ रहा होगा, इसको क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। ठीक है। अब आप जो मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं कि पैकेट को आप जो एनालाइज कर रहे हो, वो इस इंटरफेस के बिहाफ पर कर रहे हो, इस वायर शार्क के बिहाफ पर। हम्म। अभी आप यहाँ पर भी वायर शार्क लगा रहे हो, यहाँ पर भी इसके एंड के पैकेट कैप्चर हो रहे हैं। अब आप ना एक कंपैरिजन करो इन दोनों के प्रोसेस के ऊपर, कि ये जो फाइल है, ये जो वायर शार्क का प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पर वायर शार्क का जो प्रोसेस चल रहा है, इनमें कहाँ पर डिफर है। यदि वो कोई डिफरेंस पॉइंट मिल गया, तो आप उस पॉइंट को एनालाइज कर सकते हो कि हाँ, इस पॉइंट पर इन दोनों की जो प्रोसेस है वो डिफर कर रही है। यहाँ पे सर कैसा है, 3 एक्चुअली मीडिया है बीच में, जैसे ये R1 पॉइंट के एक बीएसएनएल का टनल है, R2 पॉइंट से बीएसएनएल है, और बीच में 2 और वेंडर्स है। हम्म। वहां से भी हमने पैकेट ट्रेसर किया, वहां से भी रिस्पॉन्स आ रहा है, बट कहीं ना कहीं वो ड्रॉप्स कहाँ पे हो रहा है वो एनालाइज नहीं हो रहा है।
ये इन्वर्ट सिस्टम होने की वजह से हम लोग ट्रेस आउट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेस आउट में तो पूरा क्लियर ही मालूम पड़ता है ट्रेस रूट में। ठीक है। कुछ नए अगर टेक्नोलॉजी आई होंगी। मैं इसको एक बार देखता हूँ मार्केट में इसके लिए। यदि आप इसका कुछ स्क्रीनशॉट मुझे दे सकते हो, यदि तो वो आप करके थ्रू मुझे शेयर करिएगा कि क्या अभी नहीं सिचुएशन दे था सकता मैं सर। फाइनल। अभी ऑफिस में हाँ नहीं हूँ, कभी घर भी। पे आया हूँ मैं। हाँ कभी भी तो उसको फिर ट्रबल शूट करते हैं, उसको क्या एनालाइज। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने एक बेसिक सा कंपैरिजन दे दिया है आपको एनकॉर और एनएसआरआई में। आप जो फोकस्ड एरिया है 350 401 का और 410 का, वो ये है कि यहाँ पर इन डिटेल, जैसे हमने सिलेबस में भी देखा, तो इन डिटेल आपको एनकॉर में ये ज्यादा फैसिलिटेशंस मिलेंगी आपको। राउटिंग, बीजीपी, ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी के बारे में बात होगा। आपके इंटरमीडिएट स्विचिंग, एसटीपी, वीलैन, एसवीआई, ये सारे टॉपिक्स पर बात होगी। वायरलेस पर बात होगी। ऑथेंटिकेशन और एसीएल के ऊपर बात होगी। 410 में आपको ज्यादा जो फोकस्ड है वो बात हो रही है कहाँ पर? राउटिंग तो यहाँ हो गई, ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी, बीजीपी, लेकिन यहाँ पर जो फोकस्ड एरिया है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन, रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन। यदि आपने कभी सुना हो या यूज किया हो कि मुझे एक राउटिंग पॉलिसी से दूसरे राउटिंग पॉलिसी में अपने रूट को क्या करना है, इंजेक्ट करना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली क्या? रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन और उसमें फिल्टरिंग। 410 में आपको स्विचिंग के ऊपर ज्यादा फोकस्ड नहीं है, वायरलेस के ऊपर फोकस्ड नहीं है। हाँ लेकिन फिर से आपको यहाँ जो ट्रिपल ए और एसीएल था वो एडवांस्ड होके यहाँ वीपीएन और राउट बेस्ड वीपीएन है, या वीपीएन के जो टाइप्स हैं उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो जितने न्यूमेरियस वीपीएन प्रैक्टिसेस हैं वो वीपीएन टेक्नोलॉजी के ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। फोकस्ड एरिया यहाँ पर क्या है? डीएचसीपी, नेट, एमपीएलएस, डीएमवीपीएन, आईपीसेक, टनल। मतलब जो वीपीएन वाला पार्ट है वो आपको बहुत स्ट्रांगली मिलने वाला है 410 के अंदर। आईपीएसएलए आपको सिसलॉग मॉनिटरिंग यहाँ है, यहाँ पर भी मल्टीकास्ट, डीएचसीपी, नेट है। वीपीएन यहाँ बेसिक फंडामेंटल है, यहाँ इन डिटेल चलेगा। यहाँ ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन की बात यहाँ पर नहीं है। आपके मल्टीकास्ट प्रोसेस के बारे में आपको 410 में मिलेगा, और राउटिंग पॉलिसीज, जो राउटिंग फिल्ट्रेशन है, इसके ऊपर यहाँ पर। तो आपकी ये पूरे सिलेबस है जो आप देखोगे। तो इसका भी अपना अपना वेटेज एरिया है। लेयर 3 टेक्नोलॉजी पर 35% का वेटेज है, जिसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, एडी के ऊपर बात करनी है, एडी के पैरामीटर्स के ऊपर बात करनी है, लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म क्या क्या है उसके ऊपर बात करनी है, समराइजेशन क्या होती है, समराइजेशन में क्या चैलेंजेस हैं वो देखना है। वीआरएफ आपको यहाँ पर भी मिलेगा, IPv4, IPv6, EIGRP इन डिटेल्ड मिलेगा आपको, OSPF इन डिटेल्ड मिलेगा। OSPF में आपको वर्चुअल लिंक मिलेगा यहाँ पर आपको, राइट। तो राउटिंग प्रोसेस यहाँ ज्यादा है। बीजीपी, आपको कंप्लीट बीजीपी सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। वीपीएन टेक्नोलॉजी, पहले भी बात हो गई कि आपके वीपीएन के जितने वर्जन है, जितने मैकेनिज्म है, स्पोक टू स्पोक हो, डीएम वीपीएन हो, डायनेमिक हो, जीआरई हो, एमजीआरई हो, आईपीसेक हो, तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको 410 के अंदर मिलेगा। ऑथेंटिकेशन यहाँ पर भी है, और बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज है, कंसोल, टेलनेट, एसएसएच, डीएचसीपी, डीएचसीपी रिले, और आपका मॉनिटरिंग टूल्स, नेट फ्लो, ये आपको यहाँ पर ज्यादा बेहतर मिलेगा। ठीक है। तो ये दोनों सिलेबस आपको डीएम हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है आपके सिलेबस को लेकर। हमारा जो कंबो है नेक्स्ट जनरेशन की तरफ से, वो कुछ ऐसा बनने वाला है।
आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफर हो रहे हैं, आप अपनी नीड के हिसाब से इसको ऑप्ट कर सकते हैं। पोलो अल्टो, यदि आपको लगता है कि मुझे फोर्टिनेट के साथ नहीं जाना है तो आप पोलो अल्टो प्रिफर्ड कर सकते हो। एक और बहुत डिमांडिंग टेक्नोलॉजी होती है, आपको यदि आप स्किल्स में अपने रिज्यूमे में ऐड करते हैं तो आपको बहुत जल्दी शॉर्ट लिस्ट होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है और सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा मिलता है, दैट इज F5 टेक्नोलॉजी। F5 एक कंपनी है, जैसे आप सिस्को बोलते हैं, CCNP पढ़ते हैं, तो F5 एक कंपनी हो जाती है जिसके आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, एप्लीकेशन डिलीवरी के लिए, एप्लीकेशन डिलीवरी पर ये ज्यादा फोकस्ड है। और एप्लीकेशन डिलीवरी में यदि मैं कंसीडर करूं तो बात हो गई किसके, आपके ट्रैफिक मैनेजमेंट के ऊपर। तो ये बहुत डिमांड है क्योंकि डेटा सेंटर लेवल पर ट्रैफिक बहुत रोबस्ट होता है, उसको प्रॉपरली सर्वर तक पहुंचाना और लोड बैलेंस करना एक बहुत सेंसिटिव टास्क हो जाता है। देखिए, हम लोड बैलेंसिंग अपने जनरल राउटर से भी कर सकते हैं, लेकिन राउटर इज स्पेशलाइज्ड फॉर द राउटिंग ओनली। तो क्योंकि ये एक एप्लीकेशन डिलीवरी प्लेटफॉर्म के लिए फेमस है F5, तो बहुत सारी सर्विसेज F5 ऑफर करता है, LTM, GTM, आपका वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। तो यदि आपने ये टेक्नोलॉजी अपने CV में और अपने स्किल्स में मेंशन की along with your general नेटवर्किंग, तो आपको बहुत अच्छा वेटेज मिल जाता है। तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो कि हम अपने CCNA CCNP के साथ F5 टेक्नोलॉजी को ऐड ऑन कर सकते हैं, या हम सिक्योरिटी की तरफ मूव कर रहे हैं तो सिक्योरिटी की तरफ मूव कर सकते हैं। और यदि पोलो अल्टो के साथ पूरा एक सिक्योरिटी प्रोफाइल बनाना है तो फिर पोलो अल्टो और फोर्टिनेट, जो दोनों टॉप पॉपुलर फायरवॉल्स हैं, आप उन दोनों को भी कैटर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, राइट। हाँ, लेकिन ये डिसीजन तभी है जब जब तक आप ये दो लेवल क्लियर नहीं कर लेते हो। इनिशियली तो आपको ये दोनों सर्टिफिकेशन या ट्रेनिंग, ये आपको कवर करना जरूरी है, ठीक है। तो अभी हम बहुत बेसिक सी फंडामेंटल के ऊपर बात कर लें, या कुछ आप एक्स्ट्रा डिस्कस करना चाहते हो OSPF या EIGRP के ऊपर, तो मैं कुछ वैसा एक लैब डिजाइन करके आपको बता देता हूँ। एक जो जनरल प्रोसेस आपको फर्क दिखेगा किसके ऊपर, आपके सिस्को पैकेट रेसर में जब आप प्रैक्टिस करते हो और आप जब एक रियल टाइम सिचुएशन लैब बनाते हो यूजिंग EVE-NG और सम अनदर प्लेटफॉर्म। ऐसा कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है क्या आपके दिमाग में, जिस टॉपिक पर आप थोड़ा सा डिस्कशन रखना चाहते हो? जैसे आप इस 410 की बात करें तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स है कि DHCP क्लाइंट, DHCP सर्वर, DHCP रिले, DHCP क्या। तो बहुत बेसिक सी बात है DHCP, हम बहुत बेसिक फंडामेंटल से पढ़ते आए हैं DHCP कि क्लाइंट को ऑटोमेटिकली IP असाइन करता है। DHCP रिले के बारे में कोई जानता है? बात कर सकते हैं हम DHCP रिले के बारे में। क्या है DHCP रिले? एनीवन? या आप बोलेंगे तो इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करके लैब की जा सकती है, या आप बोलेंगे तो OSPF पर एक लैब की जा सकती है, पैकेट कैप्चर कर सकते हैं यदि कोई नेटवर्किंग बैकग्राउंड से है तो। एनीवन? DHCP कर लेते हैं सर फिर, इफ यू आर ओके विद तो हम DHCP। ठीक है, हम DHCP भी करते हैं। और जो आपको चैलेंज मिल रहा है किस तरीके से नेटवर्क में एडवांस लेवल पर, क्योंकि आप एनकोर की बात कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको इस तरीके की हैबिट्स के साथ आना पड़ेगा, है ना। जैसे आप लोगों ने CCNA पढ़ा, तो आप सबने तो बहुत अच्छे से बोला कि हाँ, हम
OSPF जानते हैं, राइट? अमित जी ने बोला, अमित जी आप CCNA पढ़ के आए हैं, इवन दो सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि OSPF LSA शेयर करता है, IP इस्तेमाल करता है, लेकिन हमने कभी उसको विजुलाइज या मॉनिटर नहीं किया। ये सब हमने पढ़ लिया है कि OSPF 224.0.0.5 मल्टीकास्ट IP करता है ट्रैफिक को भेजने के लिए, लेकिन हमने कभी उसको जज ही नहीं किया। पैकेट RID इलेक्शन देखा, लेकिन कभी देखा नहीं कि हाँ ये इलेक्ट कैसा हो रहा है, राइट? तो ये सारी चीजें एडवांस और हर एक स्टेप को बहुत क्लियरली हम पढ़ते हुए, सीखते हुए, करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो एक बार हम इसको OSPF को थोड़ा सा जल्दी ब्रीफ कर लेते हैं और फिर हम आपके DHCP वाले पार्ट को भी चलेंगे। तो मैं दो राउटर्स ले लेता हूँ। डन है, ठीक है, कनेक्ट कर लेते हैं हम। आपको इसमें भी पूरे गाइडेंस और सपोर्ट मिलेगा EVE-NG लैब सेटअप करने के लिए। हम केवल 10% ही पैकेट ट्रेसर इनिशियली इस्तेमाल करेंगे यूज टू होने के लिए, और उसके बाद हमारे सारे, क्योंकि आप VPN VRF इन सब की बात कर रहे हो, तो वो कैपेबल नहीं है एक प्लेन सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर। तो OSPF कॉन्फ़िगर करने में मुझे कोई मेरी मदद करेगा क्या? एनीवन जिसने CCNA पढ़ा हो, किया हो या इस्तेमाल कर रहा हो OSPF को? मैं थोड़ा फास्ट चल सकता हूँ क्या अभी के लिए? हम OSPF देख रहे हैं, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, एक बहुत डिमांडिंग। आपने सिलेबस में भी देखा कि OSPF की बात सभी जगह है, और मोस्टली जब आप कोर नेटवर्क इंजीनियर बनोगे ना, मतलब नेटवर्क इंडस्ट्री में आ रहे हो, तो आपको कैंपस नेटवर्क में यदि आप बात करेंगे तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा 80% OSPF के साथ काम करने मिलेगा। आप यदि इंटरप्राइज ISP लेवल, डेटा सेंटर लेवल पर हो, तो वहां पर आपको मिलेगा अकेले कौन, BGP। तो आपका एक्सटीरियर गेटवे पर BGP का कोई सोल्यूशन नहीं है, राइट? उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कैंपस नेटवर्क में OSPF का कोई कंपटीशन नहीं है। EIGRP बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है, लेकिन यदि आप एक जनरल स्टैंडर्ड प्रोसेस की बात करेंगे तो EIGRP अभी OSPF से पीछे है। तो मोस्टली आपको OSPF और BGP ही देखने और काम करने मिलेगा। डन। तो एक बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन लेके चलते हैं OSPF के बारे में, और आप इंटरेक्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि कैसी ये अंडरस्टैंडिंग चल रही है ये हमें समझ में आती रहे। तो ये एक मेरा राउटर है, मैं इसको एक जनरल सा होस्ट नेम दे देता हूँ, Site 1 दे देता हूँ, Site 1 का राउटर है। और ये मेरा दूसरा राउटर है, इसको मैं कॉन्फी इंटरफेस, सॉरी, होस्ट नेम Site 2 दे देता हूँ, राइट? नाउ हमारे पास एक पोर्ट है Ethernet 1/0, तो मैं इंटरफेस फास्ट Ethernet 1/0 पर जा रहा हूँ। इंटरफेस Ethernet है, सॉरी, इंटरफेस Ethernet 1/0। IP एड्रेस, इसको एक IP एड्रेस असाइन कर देते हैं 1, और इसको सबनेट कर लेते हैं /30 से। आप कर लेते हैं नो शट डाउन कमांड, राइट? एक लूप बैक इंटरफेस भी बना लेते हैं, इंटरफेस लूप बैक 100, और इस पर एक IP एड्रेस, प्राइवेट IP एड्रेस ले लेते हैं 100.1,
255.255.255.0 और इसको आप कर लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है आप करने की, नो शटडाउन। देख लेते हैं क्या ये इंटरफेस और आईपी आ गई है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो दो इंटरफेस हैं, एक E1/0 है 11.1 और एक मेरा लूप बैक इंटरफेस है 100.1। और यहाँ पर आ जाते हैं इंटरफेस E1/0 आईपी एड्रेस दैट इज 11.0.0.2 255.255.255.252 नो शट डाउन एग्जिट। यहाँ पर भी एक लूप बैक इंटरफेस ले लेते हैं दैट इज 200। इस पर एक आईपी एड्रेस ले लेते हैं 192.168.200.1 255.255.255.0। अब करने की जरूरत नहीं है, लूप बैक इंटरफेस बाय डिफॉल्ट आप होता है, तो आईपी इंटरफेस ब्रेक, राइट, डन। अब आते हैं अपन राउटिंग वाले पार्ट पर। हम अपने नेटवर्क को विद द हेल्प ऑफ ओएसपीएफ एडवर्टाइज करने वाले हैं। मैं इसके पहले आपको रूट टेबल दिखा देता हूँ, शो आईपी राउट, शो आईपी राउट, राइट। तो मेरे पास दो नेटवर्क है यहाँ, एक आपके ईथरनेट पर कनेक्टेड है, ईथरनेट 1/0 पर दैट इज 11.0.0/30 पर, और एक आपका कनेक्टेड है लूप बैक इंटरफेस पर 100 पर, जिसका नेटवर्क है 192.168.100.0। यहाँ पर यदि आप देखें तो शो आईपी राउट, यहाँ पर 1130 विद directly connected with Ethernet 1/0 and 200.0 directly connected with loopback 200, right? तो अभी they are not able to exchange the route. Meanwhile, जब तक हम OSPF या कोई भी राउटिंग मैकेनिज्म यहाँ पर इनेबल नहीं करते, तो हम OSPF कंसीडर कर रहे हैं, कौन सी, राउटर, OSPF, और एक प्रोसेस आईडी डिफाइन करनी होती है हमें OSPF के लिए, लाइक OSPF 10, and thereafter I have to advertise network with the help of network command. So 11.0.0.0 wildcard mask 0.0.3 I have to define the area. तो मैंने एक एरिया डिसाइड कर लिया दैट इज बैकबोन एरिया, एरिया 0। मुझे मेरा दूसरा नेटवर्क भी एडवर्टाइज करना पड़ेगा, वो क्या है 100.0 वाइल्ड कार्ड मास्क 0 to 55, और ये भी मैं सेम एरिया के अंदर एडवर्टाइज करूँ। देखिए मैं आपको, आप सब लोगों ने, जिनने भी सीसीएनए पढ़ा है, तो आप सब लोगों ने देखा सर होगा, थोड़ा पढ़ा डिस्क्राइब होगा। करेंगे ये ओएसपीएफ एक्चुअली वर्क क्या करता है? हाँ मैं बिल्कुल करता हूँ, ठीक आपने है। दो इंटरफेस तो लिए है, ये वीपीएन से शायद, मतलब चलो एक एग्जांपल के लिए वीपीएन अपन कनेक्टेड है, ओएसपीएफ का क्या रोल है? ठीक है मैं बताता हूँ। पहले से किसी ने ओएसपीएफ को पढ़ा है क्या? मैंने तो नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ठीक है, मैं अभी ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, कॉन्फ़िग, और यहाँ पर भी राउटर ओएसपीएफ लगा रहा हूँ, और प्रोसेस आईडी मैं चेंज कर सकता हूँ, और प्रोसेस आईडी सेम होना जरूरी नहीं है, तो मैंने यहाँ पर 20 ले ली। और इसके पहले ना मैं थोड़ा सा एक कमांड चला देता हूँ, दैट इज कॉल्ड डिबग कमांड। डिबग, मुझे किसको डिबग करना है, आईपी, ओएसपीएफ और एडजेसेंसी, राइट। जब राउटिंग प्रोटोकॉल, वो कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल हो, बीजीपी हो, ओएसपीएफ हो, ईआईजीआरपी हो, तो जब वो नेबर रिलेशनशिप बनाते हैं, उस नेबर रिलेशनशिप को यहाँ पर बोला जाता है एडजेसेंसी। तो अभी मैं यहाँ पर जो ओएसपीएफ की एडजेसेंसी प्रोसेस है उसको मॉनिटर और ट्रैक करना चाहता हूँ, तो मैंने एक कमांड चला दी, डिबग आईपी ओएसपीएफ एडजेसेंसी। ओएसपीएफ एडजेसेंसी हैज बीन ऑन, और अब देखिएगा कॉन्स्टी, और मैंने यहाँ पर प्रोसेस ली थी OSPF 20, और अब मैं यहाँ पर अपना नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहा हूँ 11.0.0.0 0.0.3, एंड एरिया सेम रखूंगा मैं, नेटवर्क। तो अभी देखो, आप इस वाले राउटर पर देखेंगे, मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ, तो OSPF के जितने भी
प्रोसेस है जो आपने अभी तक थ्योरी में पढ़ा होगा कि डीआर बीडीआर का इलेक्शन होगा, डीआर कौन बनेगा, बीडीआर कौन बनेगा, राउटर आईडी का इलेक्शन कैसा बनेगा, एलएसए डेटाबेस डिस्क्रिप्टर कौन होता है, पहले डीबीडी जाएगा, मास्टर स्लैब का इलेक्शन होगा। तो आपने जितनी थ्योरी पढ़ी होगी ना अभी तक बुक्स के अंदर, वो सब का सब आपको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हम करके देंगे, पढ़ेंगे। एलएसए कैसे शेयर हो रहा है, राउटर आईडी इलेक्शन कैसे हो रहा है। तो जितनी भी प्रोसेस हमने पढ़ी कि एलएसए शेयर हो रहा है, एलएसए कहाँ मिलेगा, एलएसडीबी के अंदर मिलेगा, एलएसए डायरेक्ट नहीं जाता है, उसके पहले डीबीडी ट्रेवल करेगा। तो ये सारी प्रोसेस आप यहाँ से मॉनिटर और कैप्चर करोगे। तो एग्जैक्ट जो आप जिसको पढ़ के आए हो कि ओएसपीएफ का फ्रंट एंड ये है, 224005 से आईपी जाएगा, हेलो जाएगा, और फिर ये आरआईडी इलेक्शन होगा, ये सब मॉनिटरिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो हम इस लेवल की ट्रेनिंग हैंड्स ऑन करते हुए चलने वाले हैं, डीआर का इलेक्शन एंड ऑल दैट। ओके, नाउ मैं एक और नेटवर्क एडवर्टाइज करना बाकी है मेरा यहाँ पर, 20.0, 0.0.0.255 एंड एरिया जी। राइट, अभी मैं यदि अपनी अब रूट टेबल चेक करूं तो शो आईपी राउट, तो अभी मुझे देखिए यहाँ पर ओ, ओ मीन ओएसपीएफ, और ओएसपीएफ ने मुझे एक नेटवर्क दिया है दैट इज कॉल्ड 100.0.0.0। और मैं यदि यहाँ पर देखूं तो पहले मेरे राउटिंग टेबल में 200 का नेटवर्क नहीं था, और अब मैं यदि यहाँ पर शो आईपी राउट कमांड चलाता हूँ तो मुझे, मैंने यहाँ पर 200 एडवर्टाइज नहीं किया क्या, ओके माय बैड, केवल 20 टाइप हो गया। मैं इसको एक बार फिर से एडवर्टाइज कर देता हूँ, राउटर ओएसपीएफ 20 एंड नेटवर्क वुड बी 192.168.200.0.255 इन एरिया 0। और उसके बाद मैं अब इस पर देख लेता हूँ शो आईपी राउट। तो ये देखिए यहाँ पर 200 नेटवर्क एडवर्टाइज हो। ओके, आप यही चीज यदि ये बोलें कि मुझे इसके पैकेट को कैप्चर करना है, तो मैं कैप्चर पर जाता हूँ। कौन से पोर्ट के ट्रैफिक को कैप्चर करना है, 1/0 को कैप्चर करना है। तो वायर शार्क, ठीक है, एक एरर है, हम इसको ट्रबल शूट कर लेते हैं। मैं इसके लिए पुट्टी ओपन कर लेता हूँ, बस 1 मिनट लगेगा। 192.168.IP क्या थी, 76.206। Done. Now I am going to this capture packet on E1/0. Open. तो देखिए आपको हेलो पैकेट, आपने पढ़ा होगा ना कि ओएसपीएफ हर 10 सेकंड में हेलो पैकेट भेजता है 224005 को। तो अभी आप देखो हर एक पैकेट, रिप्लाई पैकेट, हेलो पैकेट, एलएसयू पैकेट, जो रूट का इलेक्शन है, आपको हर एक पैकेट यहाँ पर कैप्चर होना चालू होगा। और यदि आप उसके एलएसडीबी, जिसको आप बोलते हैं कि एलएसए शेयर करता है, लेकिन आपने अभी तक एलएसए नहीं देखा होगा, तो मैं आपको यहाँ पर सारे एलएसए का मतलब क्या है, कैसा हो, क्या इंफॉर्मेशन है उसके अंदर, ये सारी चीजें हम यहाँ पर लैब करके प्रैक्टिकल करते हुए, मतलब जब आप ये सब कुछ कर चुके होगे ना, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली किसी भी इंटरव्यू के किसी भी लेवल के क्वेश्चंस को आंसर करने में कैपेबल हो। राइट, एनी क्वेरीज अबाउट दिस?
यदि आपने OSPF पढ़ा होगा, CCNA करके आए हैं, तो आपको इसके बारे में कुछ क्वेरीज होंगी। मीनवाइल मैं सर का एक सवाल ले रहा हूँ कि व्हाट इज OSPF। कोई यहाँ पर अपना रिस्पॉन्स देना चाहेगा क्या OSPF के बारे में? क्या है OSPF? वही तो सर जानने की कोशिश कर रहे हो एसपीएफ। आपके अलावा कोई और जो देखो, आप बोल रहे हैं कि हम CCNP करना चाह रहे हैं, तो CCNP करने आए हैं तो सीधी सी बात है, हम कंसीडर करेंगे कि आपको CCNA लेवल की नॉलेज होगी। क्योंकि देखिए, मैंने जो आपको सिलेबस प्रपोज किया और जहां मैंने आपको लैब करके दी, ईवेनजी पर और OSPF के सारे पैकेट कैप्चर करके दिखाए, तो यदि हम CCNA नहीं जानते हैं तो ये जितना कुछ आपने देखा ये वर्थलेस है, इसकी इम्पोर्टेंस आपको पता ही नहीं चलेगी, राइट? तो कैसा है, हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी मुझे कोई भी सोर्स लेके चलिए, मेरे पास एक सोर्स है, सोर्स हम इसको R1 बोल सकते हैं, जो मेरे बेसिकली सोर्स है, और लोकेशन समझूं तो मैंने इसको बोल दिया ये मेरी दिल्ली लोकेशन। आप आप इसको अब दूसरा नाम दे दो कि ये आपका हेडक्वार्टर है और आपका एक ब्रांच ऑफिस है। इसको हम ब्रांच ऑफिस दे देते हैं, मतलब ये हमारा क्या हुआ, डेस्टिनेशन हुआ, राइट? और ये डेस्टिनेशन लोकेटेड है कहाँ पर? सपोज आप ले लीजिए पुणे पर। अभी आप बहुत टेक्निकल छोड़ दीजिए और आप मुझे सिंपल बताइए कि आपके किसी फैमिली मेंबर की शादी है पुणे में, और आपकी जो जॉब है, आपकी जो प्रोफाइल है, आप जहाँ जॉब करते हैं वो है दिल्ली लोकेशन। अभी आप यहाँ जाने कल पुणे रीच करने के लिए आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज रहेगी वो क्या होगी? हाउ यू विल रीच ओवर दिस? आप ट्रैवलिंग पुणे टाइम। कैसे? जी, ट्रैवलिंग टाइम। ट्रेवलिंग टाइम। आपको रिक्वायर्ड क्या है? आपको दिल्ली से पुणे जाने के लिए सबसे यानी एसेंशियल कंपोनेंट क्या, आप किसको बोलेंगे कि हाँ इसके बिना आगे की प्रोसेस जा ही नहीं सकती, आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते? एनीवन? सोर्स ऑफ व्हीकल या अदर, जैसे ट्रेन है, हवाई जहाज है, जो भी है। ट्रेन है, प्लेन है, मे बी बस है, मे बी कार है। ये आपके ट्रांसपोर्ट मीडिया है, ये क्या है आपके ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। आप अपने आप को कंसीडर करो एक डेटा पैकेट, आप एक डेटा हो। तो कार क्या हुई? कार एक ट्रांसपोर्टर हुआ जो आपको मतलब डेटा को दिल्ली से पिक करेगा और पुणे पहुंचा देगा। लेकिन ट्रेन चलेगी कहाँ? बस चलेगी कहाँ? प्लेन के लिए क्या चाहिए? कार के लिए क्या चाहिए? आप सबका एक कॉमन आंसर होगा, दैट इज रूट, राइट सर? क्या बिना रूट के दिल्ली से पुणे एक्स लोकेशन से वाई लोकेशन रीच कर सकते हैं क्या? फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल सर। आपको घर से दूध का पैकेट लेने भी जाना है बाजू की दुकान में, तो भी आपको क्या लगेगा? रूट लगेगा। और यदि आप रूट नहीं जानते हैं तो आप कभी भी किसी भी डेस्टिनेशन को रीच कर ही नहीं सकते। तो अभी लाइकवाइज आपका जो डेटा पैकेट है, आपका जो डेटा पैकेट है, जो आप किसी भी तरीके का डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन दो ये जो हम जूम पर कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, ये भी बेसिकली क्या है? डेटा। मेरी वॉइस क्या है? डेटा है। मेरा वॉइस हो सकता है डेटा, मेरा वीडियो हो सकता है डेटा,
मेरा टेक्स्ट हो सकता है डेटा, आप यूट्यूब चला रहे हो, आप फेसबुक चला रहे हो, वॉट एवर, ईच एंड एवरीथिंग इज डेटा। और वो डेटा कहीं ना कहीं से कहीं पर जाके एक्सेस हो रहा है, और इन सब को डेटा फॉरवर्ड होने के लिए क्या चाहिए? राउट चाहिए सर। तो रूट कौन बना के देगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन सी एंटिटी है, कौन सा एलिमेंट है जो आपके सोर्स से आपको डेस्टिनेशन तक जाने के लिए जो रूट रिक्वायर्ड है वो आपके लिए रूट क्रिएट करके देगा? तो उसके लिए एक डिवाइस आई, दैट इज कॉल्ड राउटर। मैं 1 मिनट का, एक 30 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूँ, एक मैसेज ड्रॉप कर दूं फिर तो यदि हम थोड़ी सी थ्योरी और कॉन्सेप्ट की बात करें तो प्रोटोकॉल्स प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स जो आपकी प्रोसेस को डिफाइन करते हैं, राइट? तो नेटवर्क में जब आप आते हो ना, तो नेटवर्क में बोला जाता है कि प्रोटोकॉल्स दो तरीके के हैं, कैटेगराइज किए गए। वन आर द राउटिंग प्रोटोकॉल एंड सेकंड आर द राउटेड प्रोटोकॉल। कोई मुझे बताएगा दोनों के बीच में डिफरेंस? राउटिंग प्रोटोकॉल्स एंड राउटेड प्रोटोकॉल्स। राउटिंग एक्चुअली हम लोग जो डिफाइन करते हैं वो राउटिंग है, जो कमांड बेस रहता है। राउटेड जो है ऑलरेडी डिफॉल्टेड रहता है वो। राउटिंग प्रोटोकॉल मतलब बहुत सिंपल, आपके सोर्स से आपके डेस्टिनेशन तक जाने के लिए जो जो प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल जो आपको सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए जो रूट क्रिएट करके दे रहा है वो राउटिंग प्रोटोकॉल है, राइट? लाइक आपने सुना होगा रिप, आपने पढ़ा होगा ओएसपीएफ, आपने यूज किया होगा EIGRP, आपने BGP के बारे में सुना होगा, आपने ISIS के बारे में सुना होगा। दीज आर ऑल routing protocol. Routing protocol which helps you to establish a route between your 2 points, source and destination, between source and destination, right? तो अब आपके पास सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए राउट है। राउट किसने बनाया सर? राउटिंग प्रोटोकॉल। अब ट्रैफिक कौन लेके जाएगा? जैसे आपके पास, आपको दिल्ली से पुणे जाना था, तो अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने आपके लिए हाईवे बना के दे दिया कि दिल्ली से आप वाया दिस हाईवे पुणे जा सकते हो। तो अब जाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपके पास कार होनी चाहिए सर, और यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो बस। तो रोड तो बना दी, रूट तो बना दिया। रूट किसने बना दिया? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बना दिया, रिप ने, OSPF ने, EIGRP ने आपके लिए रूट बना दिया। अब ट्रैफिक कौन लेके जाएगा सर? वो लेके जाता है कौन? आपका राउटेड प्रोटोकॉल। राउटेड प्रोटोकॉल का काम है आपके डेटा को डिलीवर करना। कोई बता सकता है राउटेड प्रोटोकॉल? कोई एक राउटेड प्रोटोकॉल किसको बोलते हैं हम राउटेड प्रोटोकॉल? तो तीन बने थे राउटेड प्रोटोकॉल, IP, IPX और एप्पलटॉन। लेकिन क्या प्रॉब्लम है? IPX नोवेल सिस्टम का है, एप्पल टॉक एप्पल वालों का है, मैक वालों का। तो ये दोनों प्रोप्राइटरी थे। तो प्रोप्राइटरी थे इसलिए मार्केट में चल नहीं पाए, इसलिए आपने कभी शायद इनके बारे में सुना भी नहीं हो। आप केवल क्या सुनते हो? IP, IP, IP एंड IP ओनली। IP, IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6।
ओनली। आपने कभी इसको शायद सुना हो कि हाँ IPX इज अ राउटेड प्रोटोकॉल। तो ये प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल थे उस जमाने में। आपको रूट बनाने के लिए, रूट पर ट्रैफिक फॉरवर्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है कौन? IPX। राइट। तो सर अभी आपको सवाल का जवाब मिला क्या कि OSPF क्या है? OSPF हमारा एक राउटिंग प्रोटोकॉल है जो सोर्स से, मतलब दो राउटर्स के बीच में, दो नेटवर्क के बीच में जो रूट क्रिएट, जो आपको रूट चाहिए ट्रैफिक नेटवर्क को एक्सचेंज करने के लिए, ट्रैफिक सेंड रिसीव करने के लिए, उस रूट को क्रिएट करके आपके लिए कौन मैनेज करता है? OSPF। यस सर। ओके। और इसी की इन डिटेल ये कैसा है, कैसे उसने, जैसे हमने इस लैब में किया कि मेरा एक 100 का नेटवर्क आप यदि देखें तो यहाँ मेरे पास शो, तो हमने रूट्स एक्सचेंज किया यहाँ पर, उसकी पूरी प्रोसेस देखी, मैकेनिज्म देखी। तो जब हम ये कोर्स जब आप ऑप्ट कर रहे हैं, ऑप्ट करेंगे, तो इन सारी टेक्नोलॉजी पर इन डेप्थ बात होगी। आपके जितने भी डाउट्स हैं, जिस भी तरीके के मैकेनिज्म मार्केट में इस्तेमाल होते हैं, हम उन सब के ऊपर इन डिटेल्ड बात करेंगे। और एक बहुत अच्छा ग्रोइंग करियर है इसके ऊपर। राइट। आप को मैं दिखाऊं यदि, तो आप ये स्किल्स को देखिए जरा। VPN, ACL, थोड़ा SD WAN, थोड़ा फायरवॉल, पोलो अल्टो, इस तरीके की हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज की डिमांड है आपके साथ। काफी अच्छा सैलरी पैकेज दे रही है। ये अभी जस्ट 7:30 पर ये मेल ड्रॉप हुआ है। अभी मैं आपको कुछ ट्रेंड दिखा रहा हूँ। राइट। अभी देखिए, एक सीनियर नेटवर्क इंजीनियर का प्रोफाइल है जिसको राउटिंग चाहिए, स्विचिंग चाहिए, SD WAN चाहिए। लेकिन अभी देखो, एक बहुत अलग सी टर्म्स उसने डाल दी, क्या? AWS। तो जैसे मैंने शुरू में स्टार्ट किया था कि आप केवल आज एक बेसिक राउटिंग स्विचिंग करके कॉम्पिटिटिव मार्केट को, ये देखो आपको यहाँ मिला क्या? एक्सपर्ट लेवल नॉलेज ऑफ F5 LTM GTM एंड ऑल दैट टेक्नोलॉजी। BGP OSPF क्लियरली मेंशन किया, ये दो प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा आने चाहिए। देन VRRP, HSRP, SCPL, CPI, SNMP। तो तीन चार प्रोफाइल अभी जो मैंने फील की, देखी, वो उसमें आपको क्लाउड अलोंग विद द नेटवर्क एक्सपीरियंस, क्लाउड डोमेन का भी एक्सपीरियंस एक्सपोजर मांग रही है। 25-30 लाख का पैकेज मिलेगा, लेकिन हाँ वैसा मिलेगा। तो आपके पास यदि इस तरीके की स्किल्स हैं तो हर रोज आपके पास 2-4 मेल्स आएंगे जिनको आप डायरेक्ट अप्लाई करिए। मतलब आप यदि थोड़ा देखो तो ये मेल्स आए हैं कि हाँ आप हमारी प्रोफाइल्स के लिए, हम आपको शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, यदि आप अप्लाई करते हैं तो हम आपको नेक्स्ट राउंड पर देखना चाहेंगे। राइट। तो काफी अच्छा सैलरी पैकेज है, डिमांडिंग है टेक्नोलॉजी। और ये जो सोल्यूशन नेक्स्ट जनरेशन आपको दे रहा है बना के कि आप एक हाइब्रिड लेवल के स्किल्स के साथ मार्केट में आइए, तो आपके कैरियर के जो आप प्लान कर रहे हो उसके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन मिल सकता है किसी एक ट्रेनिंग को ऑप्ट करने से। चॉइस इज योर्स। आप किस डोमेन में एक्सेलरेट करना चाहते हो? क्या आप राउटिंग में जाना चाह रहे हैं, स्विचिंग में जाना, सिक्योरिटी में जाना चाह रहे हैं? तो इस तरीके से आप अपने करियर पाथ को डिजाइन कर सकते हो। अभी आप एंट्री लेवल पर हो तो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे आप 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 5 ईयर, 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस
तो देखो अभी हाइब्रिड प्रोफाइल है, आप सभी लोग वर्क कल्चर वाले हो, तो आपको पता है कि एक सिंगल टेक्नोलॉजी लेके आप बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं दिखा सकते कंपनी। तो यदि आप स्विच करना चाह रहे हो तो आपको अपना सीवी पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को अपने टूल्स में अपने स्किल्स में ऐड ऑन करिए, और उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन ये ट्रेनिंग हो सकती है। ठीक है, तो वन स्टॉप सोल्यूशन है। प्रैक्टिकल पार्ट्स और लर्निंग वाली पार्ट की बात हुई तो उसके लिए मैं गारंटीड कर सकता हूँ कि ये जो दो सिलेबस आप ऑप्ट कर रहे हो, अ, या जो भी टेक्नोलॉजी आप ऑप्ट कर रहे हो नेक्स्ट जेन, उसको बहुत डीप ड्राइव करके और आपके इंटरव्यूज लेवल पर कैसे प्रिपेयर करना है। और आपने एक बार इस तरीके से पढ़ लिया ना, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, यदि आपने इस तरीके से एक बार पढ़ लिया ना कि हर एक एल्गोरिदम, हर एक मैकेनिज्म जो ऊपर अभी किताबों में जो लिखी बस है कि हम उसको पढ़ के एक जनरल प्रैक्टिस करके कर लेते हैं, वो आपके साथ नहीं होगा। जो हम इंटरव्यू में ब्रीच कर जाते हैं ना, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम टेक्नोलॉजी को केवल पढ़ कर बैठे हैं कि भाई OSPF है, ये हेलो पैकेट भेजेगा 224005 पर, और फिर वहां से भी हेलो आएगा, और उसमें कुछ इंफॉर्मेशन होगी, एरिया आईडी होगी, RID होगा, हेलो इंटरवल होगा, डेड इंटरवल होगा। तो ये ये सब कही सुनी बातें, आपने इनको कभी देखा नहीं, इसलिए आप इनको भूल भी जाओगे। लेकिन जब आप एक बार खुद पैकेट, एक एक पैकेट खोल कर देखना चालू कर दोगे कि हाँ ये इंफॉर्मेशन है, वो फिर आपको कभी नहीं भूलने वाले। और इंटरव्यूअर आपको उसमें कितना भी डिबेट करे, आप कर ले जाओगे। तो हर एक वैल्यू को समझना, ये हमारा मोटिव रहेगा कि जो भी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को हम क्लियरली लेके चलें। सर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने दिखाया CCNP के साथ AWS मांगा हुआ है कई कंपनीज ने, तो मैं एक ऑफ़र लॉन्च करना चाहता हूँ। अगर कोई जो एनरोल करता है फर्स्ट 10 यूज़र्स के लिए, मैं AWS कोर्स लाइव जो 2 मंथ्स का ड्यूरेशन रहेगा उसका, और ऑलमोस्ट जो कोस्ट रहती है उसकी 10 to 15,000 रहती है, वो पूरा फ्री रहेगा फर्स्ट 10 यूज़र्स के लिए। सो आप अपने अकॉर्डिंग एनरोलमेंट कर सकते हो, टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो गाइस। सर एंड ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी यदि इन बच्चों ने, क्योंकि देखो अभी आपको भी पता है पूरा ट्रेंड डेटा सेंटर या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्लाउड की तरफ मूव कर रहा है। तो जब क्लाउड की तरफ मूव करेगा तो कल आपको क्लाउड की नेटवर्किंग आनी चाहिए ना, क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डिप्लॉय हो रहा है। तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोफाइल्स आपको आपको क्लाउड अलोंग विद द नेटवर्क, नेटवर्क इंजीनियर, राउटिंग स्विचिंग, जो आपको क्लाउड बोलेंगे। और यदि आपने आपने क्लाउड लिख दिया ना कि आपको क्लाउड आ रहा है अलोंग विद योर जनरल राउटिंग स्विचिंग स्किल्स, आपको कंपनी बहुत जल्दी लेने वाली। तो ये एक बहुत बड़ा सर ने आपको ऑफर कर दिया कि आप इस प्रोग्राम के साथ AWS लर्न कर पाओगे, सीख पाओगे। आपको ये ऑप्ट कर लेना चाहिए। या ठीक है, यस, ओके सर, ओके गाइस, आज का सेशन एंड अप करते हैं। कल सेम टाइम रहेगी क्लास 9 PM। थैंक यू हैप्पीनेस सर, थैंक यू गाइस फॉर द टाइम टुडे। थैंक यू सर। थैंक यू गाइस, थैंक यू सर।